नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने आनुवांशिकी के कुछ टॉपिकें देखे, जिसमें से आनुवांशिकी और रक्त समूह के बारे में पढ़ें। अब उससे रिलेटेड कुछ MCQ भी कर लेते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें यदि कुछ छूटा होगा तो उसे हम इस MCQ के माध्यम से पूरा करेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न आंसर वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न ये रहा, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने बताया था आपको DNA वाले चैप्टर में, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? ठीक है, ऑप्शन ए तारक केंद्र, ऑप्शन बी गाल्जी, ठीक है, ऑप्शन सी लाइसोसोम और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, प्रश्न बात करते हैं 2 की। इनमें से किन्हें अनुवांशिक इंजीनियर, ठीक है, इनमें से किन्हें अनुवांशिक इंजीनियरी का जनक माना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इनमें से किन्हें अनुवांशिकी इंजीनियरी का जनक माना जाता है? ए फिलिप ड्रिंकर, बी पालबर्ग, सी थॉमस एडिसन और डी अल्फियस एस पैकार्ड जूनियर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2 का आंसर होगा पालबर्ग। इन्हें अनुवांशिकी इंजीनियरी का जनक माना जाता है, पालबर्ग को। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रश्न 3 की। तो एलोसोल होते हैं, ठीक है, एलोसोल होते हैं ए कोशिकांग, बी पादप हार्मोन, सी एलील और डी लिंग गुणसूत्र। तो एलोल क्या होते हैं? तो एलोल होते हैं लिंग गुणसूत्र। याद रखेंगे, इसीलिए ये सब चित्र डाल के रखा है कुछ हिंट के लिए और जो आपको आसानी से समझ आए इसलिए। बात कर लेते हैं प्रश्न 4 की। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है, ठीक है, मोस्ट IMP, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी अनेक और ऑप्शन डी 0। तो चौथा का आंसर क्या होगा दोस्तों? चौथा का आंसर होगा ऑप्शन बी 2। ठीक है, चौथा का आंसर होगा ऑप्शन बी 2। बात कर लेते हैं प्रश्न 5 की। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में DNA होता है? निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में DNA होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है सूत्रकणिका, केंद्रक, हरितलवक, ठीक है, सूत्रकणिका, केंद्रक, हरितलवक। ऑप्शन बी है सूत्रकणिका, गाल्जिकाय, केंद्रक। ऑप्शन सी है सूत्रकणिका, जीवद्रव्य, ठीक है, जीवद्रव्य कला और केंद्रक। और ऑप्शन डी है हरितजवक, केंद्रक, राइबोसोम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पांचवा का आंसर होगा ऑप्शन ए सूत्रकणिका, केंद्रक, हरितलवक। कोशिकी कोशिकांग समूह में DNA होता है, इनमें और इनमें DNA होता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रश्न 6 की। निम्नलिखित जंतु ऊतकों में से कौन सा ऊतक हार्मोन और ऊष्मा का परिवहन करता है? ठीक है, निम्नलिखित जंतु ऊतकों में से कौन सा ऊतक हार्मोन और ऊष्मा का परिवहन करता है और जल संतुलन बनाए रखता है? ठीक है, और जल संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, प्रश्न एक बार और, निम्नलिखित जंतु ऊतकों में से कौन सा ऊतक हार्मोन, ऊष्मा और हार्मोन का संवहन करता है, परिवहन करता है और जल संतुलन को बनाए रखता है? तो आपका ऑप्शन ए रहा संयोजी ऊतक, बी पेशी ऊतक, सी रक्त
और डी तंत्रिका ऊतक। तो छठवां का आंसर होगा सी रक्त। ठीक है, इसीलिए तो आप देख के ही समझ गए होंगे। बात कर लेते हैं प्रश्न 7 की। डीएनए के दो स्ट्रांड बंधे होते हैं। ठीक है, डीएनए के दो स्ट्रांड बंधे होते हैं। तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन बांडों द्वारा, ऑप्शन बी सहसंयोजक बांडों द्वारा, ऑप्शन सी स्थिर वैद्युत बल द्वारा और ऑप्शन डी वांडर वाल्स बलों द्वारा। ठीक है, डीएनए के दो स्ट्रांड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बांड द्वारा, सहसंयोजक बांडों द्वारा, स्थिर वैद्युत बल द्वारा और वांडर वाल बलों द्वारा। तो सातवां का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, डीएनए के दो स्ट्रांड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बांडों द्वारा। याद रखेंगे। ठीक, बात कर लेते हैं प्रश्न 8 अनुवांशिक परीक्षण। ठीक है, अनुवांशिक परीक्षण है ये जेनेटिक स्क्रीनिंग। ठीक है, अनुवांशिक परीक्षण जेनेटिक स्क्रीनिंग। ऑप्शन ए किसी मनुष्य में एक विशिष्ट जीन की उपस्थिति की जांच के लिए डीएनए का विश्लेषण। ठीक, ऑप्शन बी किसी समष्टि में जीन का विश्लेषण है। ठीक, ऑप्शन सी वंशावली विश्लेषण है और ऑप्शन डी माता पिता में बंध्यता का परीक्षण स्क्रीनिंग है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? अनुवांशिक परीक्षण जेनेटिक स्क्रीनिंग का आठवें का। तो इसका आठवें का आंसर है ऑप्शन ए, किसी मनुष्य में एक विशिष्ट जीन की उपस्थिति की जांच के लिए डीएनए का विश्लेषण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 के में। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? ठीक है, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? ऑप्शन ए अगुणित युग्मनज। ठीक है, ऑप्शन बी द्विगुणित युग्मनज, ऑप्शन सी अचल पुंयुग्मक और ऑप्शन डी गतिशील पुंयुग्मक। ठीक है, तो 9वां का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी द्विगुणित युग्मनज। ठीक है, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप बनता है द्विगुणित युग्मनज। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न 10 की। हीमोफीलिया। ठीक है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पिछले वीडियो में भी बताया था कब मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस, 17 अप्रैल। याद रखेंगे, इसलिए बार बार रिपीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें से तो आपका नंबर बिल्कुल ना कटे। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। ठीक है, हीमोफीलिया पहले ही बताया था एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, ऑप्शन बी वात रोगग्रस्त हृदय रोगी। ठीक, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी में कमी और ऑप्शन डी रक्त का स्कंदन न होना। तो 10वां का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रक्त का स्कंदन ना होना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ। प्रश्न 11 है बैगन की अनुवांशिक अभियांत्रिकी में से, ठीक है, बैगन की अनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। ठीक है, बैगन की अनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य, ठीक है, इसका क्या लक्ष्य है? तो ऑप्शन ए इसे नाशक जीव सहजीव बनाना। ठीक है, ऑप्शन बी इसे अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाना। ठीक, ऑप्शन सी इसे जलाभाव सह बनाना और ऑप्शन डी इसकी निधानी आयु बढ़ाना। तो 11 का आंसर होगा इसे नाशक जीव सह बनाना। बात कर लेते हैं प्रश्न 12 डीएनए नाइट्रोजन आधार। ठीक है, डीएनए नाइट्रोजन आधार खाली स्थान के कारण आरएनए से भिन्न होता है। ठीक है, डीएनए नाइट्रोजन आधार खाली स्थान के कारण आरएनए से भिन्न होता है। ऑप्शन ए एडिनिन, ऑप्शन बी ग्वानिन, ऑप्शन सी साइटोसिन और ऑप्शन डी थाइमिन। तो 12 का आंसर होगा दोस्तों डी थाइमिन। ठीक है, डीएनए नाइट्रोजन आधार थाइमिन के कारण आरएनए से भिन्न होता है। डीएनए नाइट्रोजन आधार थाइमिन के कारण, याद रखेंगे, आरएनए से भिन्न होता है।
बात कर लेते हैं प्रश्न 13 की। प्रश्न 13 है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। ठीक है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। ऑप्शन ए हेक्सोस, ठीक है, पहले ही प्रश्न पूछा था। ऑप्शन बी हेप्टुलोज, ऑप्शन सी पेंटोज और ऑप्शन डी जाइलुलोज। ठीक है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, तो 13 का आंसर क्या है? हेक्सोज। याद रखेंगे, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है हेक्सोज। बात कर लेते हैं प्रश्न 14 की। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता होती है? तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था, वर्णांधता की जो टॉपिक पिछले वीडियो में हमने पढ़ा। और ये जोड़ी में रहता है, ठीक है, कलर देके डिफरेंस कलर पूछ लिया जाता है, तो वही क्लियर करते हैं। ठीक है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं रहती? ऑप्शन ए हरे लाल की, ठीक है, ऑप्शन बी नीले हरे की, ठीक, ऑप्शन सी नीले लाल की और ऑप्शन डी सभी की। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप आसानी से दे देंगे। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन ए हरे लाल। ठीक है, हरे लाल 14 का आंसर रहेगा। हरे और लाल की, जो वर्णांध व्यक्ति से ग्रसित लोग हैं, व्यक्ति है, वे हरे और लाल को मतलब नहीं पहचान सकता। अब आप सोच रहे होंगे नीले और हरे क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो नीले के साथ पीला होता है दोस्तों। यदि यहाँ पे नीला और पीला रंग रहता तो ये भी सही होता, क्योंकि इसमें नीले के साथ हरे दे दिया है और नीले के साथ लाल दे दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में बारीकी से बताया था। एग्जामिनर दिमाग से खेलता है दोस्तों, तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको समझना है। यदि नीले के साथ पीला रहता तो ये ऑप्शन भी सही होता, याद रखेंगे। चूंकि नीले के साथ हरा है इसलिए ये गलत हो गया, और नीले के साथ ये लाल है इसलिए गलत हो गया, और हरे और लाल है इसलिए सही है। ठीक है, हरे और लाल है इसलिए सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 15 की तरफ। प्रश्न 15 रहा, गंजापन महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। ठीक है, गंजापन, ये रहा टकलू। गंजापन महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। इस तथ्य को किस आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं? ठीक है, बोला है गंजापन महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। इस तथ्य को किस आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए रहा, गंजेपन के जीन केवल वाई गुणसूत्र पे होते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक। ऑप्शन बी रहा, गंजेपन के जीन्स केवल एक्स गुणसूत्र पे होते हैं। ऑप्शन सी रहा, गंजेपन के जीन्स ऑटोसोम्स पर होते हैं परंतु एड्रोजेनस द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, गंजेपन के जीन ऑटोसोम पर होते हैं परंतु एड्रोजेनस द्वारा प्रभावित होते हैं। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं, गंजापन नर हार्मोन्स के प्रभाव से होता है, इसमें जीन्स की कोई भूमिका नहीं होती। तो 15 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 15 का आंसर होगा ऑप्शन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी है ये। गंजेपन के जीन्स ऑटोसोम पर होते हैं परंतु एंड्रोजेनस द्वारा प्रभावित होते हैं, याद रखेंगे। इसलिए महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। ऐसा नहीं कि महिलाओं में नहीं होता, होता है लेकिन पुरुषों में ज्यादा होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रश्न 16 की। प्रश्न 16 है, रंजकहीनता जन्मजात होती है। ठीक है, यह किस एंजाइम की कमी से होता है? रंजकहीनता जन्मजात होती है और यह किस एंजाइम की कमी से होती है? तो ऑप्शन है कैटेलेज, ऑप्शन बी टाइरोसिनेज, ऑप्शन सी फ्रक्टोकाइनेज और ऑप्शन डी कजाइथिन ऑक्सीडेज। ठीक है, कजाइथिन ऑक्सीडेज। तो 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 16 का आंसर होगा बी टाइरोसिनेज। ठीक है, रंजकहीनता जन्मजात होती है और यह टाइरोसिनेज नामक एंजाइम के कमी के कारण होती है, याद रखेंगे। बात कर लेते हैं प्रश्न 17। इसका क्या कारण है कि रुधिर वर्ग ओ के व्यक्ति का रुधिर अन्य सभी वर्गों के व्यक्ति को दिया जा सकता है? अब आ गया ना दोस्तों, ब्लड
वाला रक्त समूह वाले पार्ट में मैंने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो कृपया वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि खाली प्रश्न उत्तर देखने से कितना याद रखेंगे। यदि आप डिटेल देख लेते हैं, नोट बना लेते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप चलते फिरते ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्या कारण है? प्रश्न रहा कि रुधिर वर्ग ओ के व्यक्ति का रुधिर अन्य सभी व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर आप देखते ही बना लेंगे और इसमें ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि रुधिर व्यक्ति जो ओ वाले व्यक्ति हैं, रुधिर समूह ओ वाले, इनके रक्त में एंटीजन नहीं होते। ठीक है, ओ में ए और बी एंटीबॉडी पाया जाता है और इसमें एंटीजन रहते ही नहीं है, इसलिए इसका खून अन्य सभी व्यक्ति को दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न 18। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है, जिसका वहन, ठीक है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इसके भी बारे में मैंने डिटेल से लास्ट में बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, रक्त समूह वाले ही वीडियो में मिल जाएगा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन, ठीक है, ऑप्शन ए स्त्रियां करती है और जो प्रकट भी स्त्रियों में होती है। ठीक है, ऑप्शन बी स्त्रियां करती है जो प्रकट पुरुषों में होती है। ऑप्शन सी पुरुष करते हैं जो प्रकट स्त्रियों में होती है। ऑप्शन डी पुरुष करते हैं जो प्रकट पुरुषों में होता है। तो 18 का आंसर होगा दोस्तों, हीमोफीलिया का वहन महिला तो करती है लेकिन ये प्रकट पुरुषों में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब इसी में कुछ हार्ड टाइप के भी प्रश्न देख लेते हैं। ये तो इजी था दोस्तों, हार्ड कूट में भी आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे सब टाइप के हल करें। तो चलिए ये भी सीख लेते हैं। प्रश्न रहा हार्ड टाइप में, एक निम्नलिखित में से कौन से संतति के आनुवांशिक पदार्थ में भिन्नता के कारक हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से संतति के आनुवांशिक पदार्थ में भिन्नता के कारक हैं? तो पहला रहा लैंगिक जनन, दूसरा रहा अलैंगिक जनन, तीसरा रहा उत्परिवर्तन और चौथा रहा पश्चात परिवर्तन। ठीक है, अब नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो ए रहा केवल 2 अलैंगिक जनन, इसके हिसाब से। ऑप्शन बी के हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन सी के हिसाब से 1, 3 और 4 सही है और ऑप्शन डी के हिसाब से 1 और 3। तो पहला का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। ठीक है, तो लैंगिक जनन और उत्परिवर्तन, ठीक है, से संतति आनुवांशिक पदार्थ में भिन्नता के कारक है लैंगिक जनन और उत्परिवर्तन, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। ठीक, प्रश्न 2 रहा, मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में ऑप्शन ए रहा, एक नियामक क्रिया विधियों के खराब हो जाने से सुदम एवं दुर्दम अर्बुद बनने लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी रहा, नियंत्रित कोशिका विभाजन एवं आनुवांशिक पदार्थ का अति उत्पादन होता है। ठीक, ऑप्शन डी रहा, आरएनए उत्परिवर्तन होता है एवं अल्प मात्रा में उत्पादित होता है। ऑप्शन सी, आरएनए उत्परिवर्तित होता है एवं अल्प मात्रा में उत्पादित होता है और ऑप्शन डी रहा, डीएनए उत्परिवर्तित होता है एवं अल्प मात्रा में उत्पादित होता है। तो दूसरा का आंसर क्या होगा दोस्तों? दूसरा का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में इस नियामक क्रिया विधियों के खराब हो जाने से सुदम एवं दुर्दम अर्बुद बनने लगते हैं। ठीक है, ये रहा एक चित्र,
गले का कैंसर का, गुटखा उटका नहीं खाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 रहा, वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुण सूत्र में जिन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षित स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। ठीक, प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ। वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुण सूत्र में जिन इकाइयों का विन्यास अथवा उसकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं, यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है, पहला रहा, उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। ठीक, ऑप्शन बी, उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण को ज्ञान हो सकता है। ठीक, ऑप्शन सी, इसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती है। ठीक है, अब उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो केवल ऑप्शन ए रहा केवल 1 और 2, ऑप्शन बी रहा केवल 2, और ऑप्शन सी रहा 1 और 3, और ऑप्शन डी रहा 1 2 3। ठीक है, तो प्रश्न 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, तीनों सही है। ठीक है, जो डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करते हैं, इस ज्ञान से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है, ये भी सही है। मानव रोगों का कारण भी ज्ञात किया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, और पशुओं के अन्य नस्ल भी तैयार या विकसित किया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 रहा, भारत में विकसित अनुवांशिकतः रूपांतरित सरसों, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों या जिसे जीएम सरसों भी कहते हैं, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत में विकसित अनुवांशिकतः रूपांतरित सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला रहा, जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। ठीक है, पहला रहा, जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। दूसरा रहा, जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। 3 रहा, जीएम सरसों का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो आपको बताना है इन कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए रहा केवल 1 और 3, ऑप्शन बी रहा केवल 2, ऑप्शन सी रहा 2 और 3, और ऑप्शन डी रहा 1 2 3। ठीक है, तीनों सही। तो चौथा का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो चौथा का आंसर होगा बी, केवल 2 सही है। ठीक है, जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। याद रखेंगे, हर एक प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है, अच्छे से रीड करेंगे और इन्हीं टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतर मेंस, एसएससी मेंस, टीपीसी मेंस, बैंकिंग मेंस, इस सब में ऐसे ही हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5 रहा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक तरफ रोग है और दूसरी तरफ है रोग के लक्षण। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम, ठीक, ये रोग रहा, इसके लक्षण है ठीकनापन तथा बंध्यता। ठीक है, दूसरा रहा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा रहा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो इसके लक्षण दिया है बंध्यता एवं असामान्य शारीरिक अनुपात। और तीसरा रहा डाउन सिंड्रोम, तो इसका लक्षण दिया है वृद्धि दर में कमी तथा चेहरे के प्रारूपिक प्रकार में परिवर्तन। ठीक है, तो पूछा है उपयुक्त में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। तो ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1 2 3। ठीक है, तो कौन से सही सुमेलित है दोस्तों, ऑप्शन 5 का। तो ऑप्शन 5 का तीनों सही सुमेलित है।
ठीक है, जो टर्नर सिंड्रोम है ठीकनापन तथा बंध्यता इसका लक्षण है, ये भी राइट है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये बंध्यता एवं असामान्य शारीरिक अनुपात, ये लक्षण भी सही है। और डाउन सिंड्रोम वृद्धि दर में कमी तथा चेहरे के प्रारूपिक प्रकार में परिवर्तन, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। तो प्रश्न 6 रहा, अनुवांशिकी संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला रहा, होलेड्रिक जीव वायु गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, होलेड्रिक जीव वायु गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। दूसरा, द्विसंकर क्रॉस का अनुपात 3:1 होता है। ठीक है, तीसरा रहा, जीन की कार्यात्मक इकाई सिंट्रॉन है। और चौथा रहा, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया। ठीक है, चौथा रहा, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है 1 2 3 4 सभी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है केवल 3। ऑप्शन सी 1 3 4 और ऑप्शन डी 1 और 3। तो छठवें का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो छठवें का आंसर होगा डी, ऑप्शन 1 और 3 सही है। तो एक क्या है, होलेंड्रिक जीव वायु गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, ये सही है। और तीसरा है, जीन की कार्यात्मक इकाई सिंट्रॉन है, तो ये भी सही है। बाकी सब गलत है। तो ठीक है, सही पूछा है तो सही है 1 और 3, इसलिए ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। उत्परिवर्तन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, उत्परिवर्तन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला रहा, इसके अंतर्गत जीन अथवा गुणसूत्र की संरचना या संख्या में वंशागत परिवर्तन हो जाता है। दूसरा रहा, उत्परिवर्तन हेतु सिर्फ यूवी किरणें ही उत्तरदायी हैं। ठीक है। तीसरा रहा, जीन उत्परिवर्तन हेतु न्यूक्लियोटाइड के प्रकार या उसके क्रम में परिवर्तन आ जाता है। और चौथा रहा, गेहूं की सरबती सोनारा जाति सोनारा 64 जाति से गामा किरणों द्वारा उत्परिवर्तन में पैदा की गई है। ठीक है, गेहूं की सरबती सोनारा जाति, ठीक है, सोनारा 64 बोला जाता है, जिसे जाति को गामा किरणों द्वारा उत्परिवर्तन से पैदा किया गया है। तो आपको बताना है उपरोक्त में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए रहा 1 और 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। ऑप्शन बी 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी 2 3 और 4 सही है। और ऑप्शन डी 1 3 और 4 सही है। तो सातवां का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1 3 और 4 सही है। 1 3 और 4 सही है। ठीक है, पहला कह रहा है इसके अंतर्गत जीन अथवा गुणसूत्र की संरचना या संख्या में वंशागत परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल सही है भाई। तीसरा, जीन उत्परिवर्तन हेतु न्यूक्लियोटाइड के प्रकार या उसके क्रम में परिवर्तन आ जाता है, ये भी सही है। चौथा रहा, गेहूं की सरबती सोनारा जाति जिसे सोनारा 64 जाति कहा जाता है, गामा किरणों द्वारा उत्परिवर्तन से पैदा किया गया है, तो ये भी सही है। बात कर लेते हैं प्रश्न 8 की। तो प्रश्न 8 रहा, अनुवांशिकी संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला ला, होलेंड्रिक जीन वायु गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। ठीक है। दूसरा रहा, द्विसंकर क्रॉस का अनुपात 3:4 होता है। ठीक। तीसरा, जीन की कार्यात्मक इकाई सिंट्रॉन है। और चौथा है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आठवां का आंसर होगा कौन सा कथन सही है करके पूछा है। तो ए रहा 1 और 3, बी रहा केवल 3, सी रहा 1 3 4 और डी रहा ये सभी। तो आठवां का आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 3। ठीक है, होलेंड्रिक जीन वायु गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। और 3 है, जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये प्रश्न रिपीट हो गया, माफ कीजिए दोस्तों। बात कर लेते हैं प्रश्न 9 की। जब एडेनिन
साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन और यूरोसिन। ठीक है, प्रश्न 9 रहा जब एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल डीएनए के द्विरज्जु, ठीक है, डीएनए के द्विरज्जु के एक लड़ी में न्यूक्लियोटाइड एक अनुक्रम में टीएजी सीएटी है, इसके पूरक लड़ी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए रहा जीसीटी एसीजी, ऑप्शन बी एटीसी जीटीए, ऑप्शन सी सीसीए टीजीसी और ऑप्शन डी यूजीए और टीजीओ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 9वां का ऑप्शन बी एटीसी जीटीए। ठीक है, एटीसी जीटीए इसके पूरक लड़ी होगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये सभी प्रश्न। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।